नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर पुष्पीय पादप है क्या। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि सभी पौधे पुष्प उत्पन्न नहीं करते। सभी पौधे पुष्प उत्पन्न नहीं करते। जो पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं उन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं, जैसे अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज पूर्णतया नग्न होते हैं, जैसे साइकस और पाइनस। जबकि आवृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। यहां पर हम आवृत बीजी पौधों को आधार मानकर ही पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें पुष्प की प्रारूपिक संरचना के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। पुष्प की प्रारूपिक संरचना की अगर बात करें तो पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। बाह्यदल पुष्प का सबसे बाहरी हरा भाग होता है। दल पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग होता है। बाह्यदल, दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर ये चारों पुष्प के जिस भाग से उत्पन्न होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। बाह्यदल की संख्या एक नहीं होती है, एक से अधिक होती है, जिसके समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं। दल की भी संख्या एक नहीं होती, एक से अधिक होती है, जिसकी समूह को दलपुंज कहते हैं। इसी प्रकार पुंकेसर की भी संख्या एक नहीं होती है, इसके समूह को पुमंग कहते हैं। स्त्रीकेसर के भी समूह को जायांग कहते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होता है: परागकोश, तंतु। परागकोश में परागकण बनते हैं और परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर का सबसे अग्रभाग होता है, जहां पर परागण की प्रक्रिया में आए हुए परागकण का अंकुरण होता है। जहां पर परागण की प्रक्रिया में आए हुए परागकण का अंकुरण होता है। स्त्रीकेसर का निचला सुराही की आकृति का रचना अंडाशय कहलाता है। अंडाशय व वर्तिकाग्र के बीच नली की आकृति की रचना को वर्तिका कहते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं। परागण एवं निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। बीज अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो इस तरीके से अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। जिस तरीके से उच्च कोटि के जंतुओं में
प्रजनन अंग उनके टेस्टिस तथा ओवरी होते हैं, उसी तरीके से उच्च कोटि के पादपों में उनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ शब्दावली की बात करेंगे, जैसे बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण पत्ती जैसी रचना होती है जिस पर जनन से संबंधित बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणुपर्ण दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म बीजाणुपर्ण और महाबीजाणुपर्ण। सूक्ष्म बीजाणुपर्ण को हम पुंकेसर कह सकते हैं, और जबकि महाबीजाणुपर्ण को हम स्त्रीकेसर कह सकते हैं। सूक्ष्म बीजाणुपर्ण में सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है। सूक्ष्म बीजाणुधानी में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसी सूक्ष्म बीजाणु को हम परागकण कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे? जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा, अर्थात परिपक्व परागकोश के सूक्ष्म बीजाणु को परागकण कहते हैं। इसी परागकण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास किससे होता है? परागकण से। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसी प्रकार महाबीजाणुपर्ण में महाबीजाणुधानी होते हैं। महाबीजाणुधानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका होता है। महाबीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप महाबीजाणु का निर्माण करते हैं। क्लास 11 के सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो उससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार महाबीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी तो 4 महाबीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 महाबीजाणु विघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। केवल एक शेष बचता है जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इसके बाद हमारी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वह सूक्ष्म बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन से प्रश्न बनते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन किसे कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणुधानी में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। इसी प्रकार महाबीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस
महाबीजाणुधानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप महाबीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को महाबीजाणु जन्म कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जन्म किसे कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणुधानी में सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण, किनके विभेदीकरण? सूक्ष्म बीजाणुओं के विभेदीकरण के संपूर्ण प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जन्म कहते हैं। ठीक इसी प्रकार महाबीजाणु जन्म किसे कहते हैं? महाबीजाणुधानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप महाबीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को महाबीजाणु जन्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग सूक्ष्म बीजाणु जन्म की क्रिया विधि को देखेंगे अगले लेक्चर में।